मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन में। और आज हम अध्ययन करेंगे सूर्य तप के विषय में। सूर्य तप क्या होता है उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा को जो ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। ठीक है। सौरिक विकिरण मतलब होता है सूर्य से आने वाला विकिरण। ठीक है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस रूप में आता है? विकिरण के रूप में आता है। और इस विकिरण में क्या होती है? ऊष्मा होती है। और ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। तो हीट क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस रूप में आता है? विकिरण के रूप में। और विकिरण क्या होता है? विकिरण जो होता है प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे क्या होते हैं? बंडल होते हैं। और इसमें क्या होता है? ऊष्मा भी होता है और साथ में क्या होता है? प्रकाश भी होता है। ठीक है। ऊष्मा और प्रकाश होता है। और ऊष्मा और प्रकाश क्या क्या है? एक प्रकार से ये ऊर्जा का एक रूप है। तो विकिरण क्या है? प्रकाश के छोटे छोटे बंडल हैं जिसमें ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी होता है। तो ये दोनों क्या है? कुल मिला के विकिरण क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। अब हम लोग एक बार सूर्य के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सूर्य जो है मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना होता है। ये सूर्य का कोर है। ठीक है। सूर्य का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम कोर कहते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं नीले कलर का जो भाग होता है सेकंड नंबर का, इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। और जो तीसरा जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है। और जो सबसे बाहर का जो भाग होता है उसको कहा जाता है कोरोना। तो इस तरीके से जो सूर्य होता है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। सेंटर पॉइंट जो होता है इसका उसको हम लोग कहते हैं कोरोना। कोरोना के जो जस्ट बाहर वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और प्रकाश मंडल के जो बाहर का जो भाग होता है उसको फिर वर्णमंडल कहते हैं। और जो सबसे बाहर का जो रेड कलर का आपको जो भाग दिख रहा है इसको हम कोरोना कहते हैं। ठीक है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है उस समय हमको सिर्फ ये कोरोना वाला भाग ही दिखाई देता है और शेष भाग जो है वो चंद्रमा की छाया में छिप जाता है। ठीक है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होगा तब क्या होगा? हमको ये सिर्फ कौन सा भाग दिखाई देगा? इसका कोरोना वाला। ठीक है। या इसको क्या कहते हैं? किरीट भी कहते हैं या इसको सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है। इसी कोरोना को क्या कहते हैं? किरीट भी कहते हैं या फिर उसको सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। और इससे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्स किरणें निकलती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से है ना। सूर्य से प्रकाश किस रूप में आ रहा है? विकिरण के रूप में। और विकिरण क्या है? एक प्रकार की लघु तरंग दैर्ध्य है ना। जो विकिरण होती है एक प्रकार की क्या है? लघु तरंग दैर्ध्य। ठीक है। क्या है ये? शॉर्ट वेव। क्या है? शॉर्ट वेव है ना। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो विकिरण के रूप में आता है। और विकिरण क्या है? एक प्रकार का जो है शॉर्ट वेव होती है। ठीक है। लघु तरंग होती है। और ये जो लघु तरंग है ये बड़े आसानी से जो है हमारे वायुमंडल को भेद कर आसानी से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। लेकिन जब पृथ्वी इसका अवशोषण करती है और उसके बाद में जब इसको परावर्तित करती है मतलब बाहर निकालती है, ऊपर की ओर भेजती है अंतरिक्ष की तरफ, तो ये किस रूप में आ जाता है? लॉन्ग वेव के रूप में, मतलब दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक है। आ किस रूप में रहा था ये विकिरण? सूर्य से आने वाली जो विकिरण है किस रूप में आ रही थी? शॉर्ट वेव के रूप में आ रही थी। अब जब ये शॉर्ट वेव के रूप में आई तो पृथ्वी ने इसको क्या की? अवशोषित कर ली। और जब ये अवशोषित करने के बाद जब इसको परावर्तित कर रही है तो ये लघु तरंग जो है ये क्या काय में परिवर्तित हो जाएगी? लॉन्ग वेव मतलब दीर्घ तरंग के रूप में। या इसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। कौन सा विकिरण कहते हैं इसको? पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने देखा कुल मिला के कि जो सूर्य होता है, सूर्य के 4 भाग हो गए। एक हो गया कोर। कोर के बाहर का जो क्षेत्र होता है, फिर कोर से बाहर वाला जो क्षेत्र है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के बाहर जो क्षेत्र होता है उसको वर्णमंडल कहते हैं। और सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है उसको हम कोरोना कहते हैं। ठीक है। और सूर्य से जो प्रकाश आता है वो विकिरण के रूप में आता है। विकिरण क्या है? प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं। ठीक है। और इसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों है। और एक कुल मिला के क्या है? अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। क्या है? एनर्जी का एक
प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगर हम बोले कि पृथ्वी को अगर प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, या ऊर्जा का डायरेक्ट स्रोत अगर पृथ्वी पर कुछ है तो वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है ना। इसको मिटा देते थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, हमने समझ लिया कि सूर्य तप क्या है, हमने इसको देख लिया है ना। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है विकिरण के रूप में आ रहा है, ये बात फाइनल हो गई। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य से आने वाला जो ताप है ना, जो विकिरण के रूप में आ रहा है, उसको प्रभावित, नियंत्रित, या जो सूर्य का जो तापमान है उसकी जो विषमता का कारण क्या है। ठीक है, पृथ्वी पर उसकी विषमता का कारण क्या होता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने पहले देख लिया कि सूर्य तप क्या है, हमने सारी बातों को समझ लिया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य का जो सेंटर पॉइंट होता है कोर, इसी कोर में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और जब हाइड्रोजन के दो अणु आपस में मिलते हैं तब हीलियम का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। मतलब कोर वाले भाग में क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, जिससे काय का निर्माण हो रहा है, हीलियम का निर्माण हो रहा है। काय का निर्माण हो रहा है, हीलियम का निर्माण हो रहा है। और इस हीलियम के निर्माण से अपार मात्रा में क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, अपार मात्रा में क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। और कोर से ही ऊर्जा जो है बाहर वाले सतहों में जाता है, और इसमें जाने के लिए कई वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो कोर होता है, तो कोर में क्या है कि कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो उससे हीलियम का निर्माण होता है, और अपार मात्रा में ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। ये बात फाइनल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद देखिए, जो प्रकाश मंडल होता है, प्रकाश मंडल से ही होकर जो है पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मतलब प्रकाश मंडल से, देखो कोर से एनर्जी कहाँ गई, कोर से एनर्जी कहाँ गई, सीधे सीधे ये प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल से डायरेक्ट जो है फिर पृथ्वी को सूर्य का विकिरण प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी से फिर जो है हमारी पृथ्वी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो कुल मिला के प्रकाश मंडल से जो ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा डायरेक्ट कहाँ आएगी, हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, किस रूप में, विकिरण के रूप में। फिर तीसरा क्षेत्र होता है वर्णमंडल। ठीक है, और सबसे बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं कोरोना। ठीक है, तो इस तरीके से हम सूर्य के विषय में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। और एक चीज और याद रखिए कि जो सूर्य होता है, सूर्य में जो है हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है और हीलियम की मात्रा 26% होती है। तो सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो कुल मिला के जो है सूर्य की ऊर्जा का आधार क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सूर्य से आने वाला जो सूर्य तप है उसको प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यह जो पृथ्वी पर तापमान की जो विषमता होती है वो किन कारणों से होती है उसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षांशीय वितरण। ठीक है, क्या है ये, अक्षांशीय वितरण लिखा हुआ है। ठीक है, अक्षांशीय वितरण का मतलब जैसे कि हमने देखा था कि ये पृथ्वी है, बात समझ में आ रही है। तो और ये आपका, तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, तो आपको मालूम ही है। ठीक, तो और ये हो गया आपका सन, और ये आपके अक्षांश, ये आपका ध्रुव हो गया इधर नीचे, ये तो इसको ये हो गई विषुवत रेखा, और ये हो गए आपके, यहाँ पे हमने मान लिया कर्क रेखा, और नीचे हमने यहाँ मान लिए मकर रेखा। ठीक है, ये आपका पोल, ये हो गया पोल वाला क्षेत्र। बात समझ में आ रही है। तो अक्षांशीय वितरण जो है, तो इसमें क्या होगा कि
सबसे ज्यादा जो प्रकाश है या सबसे ज्यादा जो विकिरण है वो कौन सा क्षेत्र प्राप्त करेगा? आपका सूर्य की किरण पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा किस एरिया में सीधी पड़ती है? वो है विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होगा? सामान्य स्थिति में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है सूर्य तप प्राप्त होगा, और जितना सूर्य तप जो है विषुवत रेखा को प्राप्त होगा, इसी कारण जो है आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र कैसे होते हैं? वो गर्म होते हैं। बात समझ में आती? तो कुल मिला के हमको देखना है अक्षांशीय वितरण। तो अक्षांशीय वितरण में बात समझ में आया कि सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा कहाँ सीधा पड़ता है? वो पड़ता है आपके विषुवत रेखी वाले क्षेत्र में। तो विषुवत रेखी क्षेत्र में जो है तापमान कैसा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉरी तो इसी विषुवत रेखी क्षेत्र में क्या होता है कि जब तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो है जल वाष्प की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी वाटर बॉडी होंगी वो सूर्य तप के कारण गर्म होगी तो वाटर बॉडी से जो है जो जल है वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, और भाप बनकर जब ऊपर उड़ेगा तो ऊपर जाकर किसका निर्माण करेगा? बादलों का निर्माण करेगा। और बादलों का निर्माण जब होगा तो उसमें क्या होता है? बादलों में जो छोटी छोटी क्या काय की बूंदें होती हैं? जल की बूंदें होती हैं। ठीक है, और ये जल की बूंदें सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करती हैं? परावर्तित कर देती हैं, मतलब उसको पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। अर्थात विषुवत रेखी क्षेत्रों में जब बादल हो जाते हैं तो बादलों में जो जल की बूंदें होती हैं ये विषुवत रेखी क्षेत्र पर सूर्य तप को नहीं पहुंचने देती, जिसके कारण जो है विशेष परिस्थिति में विषुवत रेखी क्षेत्रों में सूर्य का तापमान उतना नहीं पहुंच पाता, और ये अपने विषुवत रेखा से ऊपर के जो क्षेत्र या ऊपर के अक्षांश या विषुवत रेखा से जो नीचे के अक्षांश होते हैं उसकी तुलना में विषुवत रेखी क्षेत्र कम सूर्य तप प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब उनकी तुलना में विषुवत रेखी क्षेत्र कम गर्म होता है। लेकिन वो कब होगा? जब यहाँ पर किसका निर्माण होगा? बादलों का निर्माण होगा, और बादलों में क्या होती हैं? जल की छोटी छोटी बूंदें, और ये जल की छोटी छोटी बूंदें क्या करती हैं? सूर्य तप को धरातल पर आने से रोकती हैं। अर्थात ये जो होती हैं छोटी छोटी बूंदें ये सूर्य तप को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट कर देती हैं और इसको धरातल पे नहीं आने देंगी। तो वैसी स्थिति में सूर्य तप प्राप्त नहीं होगा धरातल को। ठीक है, तो इस तरीके से है ना। तो हमने क्या देखा? ठीक है, अक्षांशीय वितरण। तो इस बात को समझ में शायद आपको आ गई होगी, है ना। तो कुल मिला के ये जो सूर्य होता है वर्ष भर विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। वही वाली कहानी है कि जलवाष्प बनेंगे, बादल बनेंगे, है ना। वाष्पीकरण होगा तो ऊपर जाके क्या होगा? जल की बूंदें होंगी, वो बादल का निर्माण करेंगे। बादल का निर्माण होगा तो उसमें जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो सूर्य से आने वाले जो सूर्य तप है उसको वो सीधे ही परावर्तित कर देंगे, धरातल पर नहीं आने देंगी। तो जिससे यहाँ का विषुवत रेखी क्षेत्र का तापमान क्या होगा? उसके ऊपर और नीचे के अक्षांशों की तुलना में कम रह जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा विषुवत रेखी क्षेत्रों में तापमान ज्यादा ही हो। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है कि विषुवत रेखी क्षेत्रों में 12 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, कभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, अभी फिलहाल इसको यहीं रोकते हैं। फिर अक्षांशीय वितरण के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं कि ये जो ध्रुव वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर वायुमंडल का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो वायुमंडल का घनत्व है वो कम होता है। कारण क्या है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो सीधा पड़ने के कारण इसके धरातल से जो लगी हुई हवा है वो क्या होती है? गर्म होकर बहुत ऊपर तक उड़ जाती है। ठीक है, तो
यहाँ पर क्या होगा, वायु और ये हवा ऊपर जाकर क्या होगी, फैलेगी। तो मतलब यहाँ का वायुमंडल कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और जब कोई चीज विरल हो जाती है तो वहां पर प्रकाश आसानी से धरातल पर इंटर कर जाएगा। ठीक है, कहाँ पर होगा ये प्रक्रिया, विषुवत रेखी क्षेत्रों में, और विषुवत रेखा से विषुवत रेखी क्षेत्रों में ऊपर के और नीचे के अक्षांशों में अक्सर ये देखा जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम लोग देखें पोल वाले क्षेत्र में, तो पोल वाले क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है, तिरछा पड़ता है। तो तिरछा पड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर हवा क्या होती है, विषुवत रेखी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण वो नीचे बैठती है, और यहाँ की हवा में क्या मौजूद रहेंगे, पानी के कण, जलवाष्प मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर जो है प्रकाश को या सूर्य तप को ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि विषुवत रेखी क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होने के कारण वहां पर वायुमंडल विरल हो जाता है, और विरल होने के कारण सूर्य तप आसानी से धरातल पर एंटर करता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो घनत्व होता है वायुमंडल का वो बहुत ज्यादा सघन होता है, और सघन होने के कारण जो है वहां पर सूर्य तप की मात्रा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर तीसरी चीज यहीं पे हम लोग देख ले कि विषुवत रेखी क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल कैसा पड़ता है, सीधा पड़ता है। और जैसे जैसे हम ऊपर के अक्षांशों पे बढ़ते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है ये कैसा होने लगता है, तिरछा होने लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश को पहुंचने के लिए क्या है, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और ज्यादा दूरी तय करने के कारण क्या होगा कि इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या देखे, अक्षांशीय वितरण के अंतर्गत पहली चीज हमने देखे कि विषुवत रेखी क्षेत्रों में क्या है, तापमान ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है, वहां पे तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होगी, तो बादल बनेंगे, वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा। दूसरी चीज हमने देखे कि वायुमंडल कहाँ सघन होगा ज्यादा, ध्रुवीय क्षेत्रों में, किसकी तुलना में, विषुवत रेखी क्षेत्रों की तुलना में। और तीसरी चीज हमने देखे कि सूर्य के प्रकाश को विषुवत रेखी क्षेत्रों में ट्रेवल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और जब प्रभाव कम हो जाएगा तो सूर्य तप की जो मात्रा है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पहुंचेगी। ठीक है, फिर देखिए दिन और रात का प्रभाव। दिन और रात का प्रभाव कैसे होता है कि हमने देखा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण क्या होता है कि लगभग सभी अक्षांशों में, विषुवत रेखा से ऊपर और नीचे सभी के अक्षांशों में जो है क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। अगर हम वही बात करें 21 जून को, तो 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून ही जो है दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रात लंबी होगी, जब रात लंबी होगी और यहाँ पर दिन लंबा होगा, तो मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर जो है ज्यादा समय तक जो है सूर्य का प्रकाश जो है पड़ेगा। मतलब उत्तरी गोलार्ध जो है 21 जून को ज्यादा समय तक सूर्य के प्रकाश के सामने रहेगा, और जितना ज्यादा उस समय सामने रहेगा उतना ही वो क्या प्राप्त करेगा, सूर्य तप प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा, सूर्य तप प्राप्त करेगा। मतलब अगर दिन बड़े हैं तो इसका मतलब वो ज्यादा समय तक धरातल
क्या करेगा, सूर्य तप प्राप्त करेगा, और जितना सूर्य तप प्राप्त करेगा उतनी वहां की क्या बढ़ जाएगी, हीटनेस बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से है। और वहीं के वहीं हमने फिर देखा ये 21 जून की कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन हमने देखा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, मतलब उत्तरी गोलार्ध में उस दिन रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे, और यहीं पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होगा और यहाँ पे रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी। ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होगा, जब दिन बड़े होंगे तो सूर्य तप की मात्रा सीधे सीधे बढ़ जाएगी। ठीक है। इसमें ज्यादा समझना और दिमाग लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अक्षांशीय वितरण हमने देख लिया, दिन और रात का प्रभाव हमने देख लिया। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक है। हमने देखा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहती है। ठीक है। तो हमने कुल मिला के 6 स्थितियां देखे थे। तो उन 6 स्थिति में एक स्थिति जो है 3 जनवरी की होती है। कब की होती है, 3 जनवरी की। तो 3 जनवरी को क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से क्या होती है, सबसे अधिक पास में होती है। 3 जनवरी को क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास में होगी, मतलब 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। मतलब इस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है, घट जाती है। मतलब सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है, और नजदीक आने से क्या होगा कि उस समय तापमान क्या हो जाएगा, पृथ्वी का बढ़ जाएगा। मतलब सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाएगी। सूर्य तप की मात्रा क्या होगी, सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि 3 जनवरी का दिन है तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा। ठीक है। 3 जनवरी के आसपास जो है मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। और मकर रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं तो दक्षिणी ध्रुव की बात हम कर रहे हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 80% समुद्र है और 20% वहां पर क्या है, स्थल भाग है। ठीक है। और ये जल की एक विशेषता होती है कि जल बहुत लेट गति से गर्म होता है और बहुत लेट गति से क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि ये जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। अर्थात जलीय सतह की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थल भाग की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये कंडीशन कब की है, 3 जनवरी की है। बात समझ में आ रही है ना। ये कंडीशन कब की है, 3 जनवरी की। वहीं के वहीं हम लोग देखें 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को क्या होता है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है। ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो वही बात हुई कि हम आग के जितने करीब जाएंगे गर्मी बढ़ते जाएगी, हम आग से जितने दूर जाएंगे गर्मी घटती जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो पृथ्वी इस दिन दूर जा रही है तो कितना परसेंट घट जाएगा सूर्य तप, सूर्य तप की जो मात्रा है वो 7% घट जाती है। ठीक है। जितना मिलना चाहिए उससे वो 7%, क्योंकि दूरी बढ़ रही है तो सूर्य तप की मात्रा घट रही है, दूरी बढ़ी तो मात्रा घटेगी। ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि 4 जुलाई को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, और कर्क रेखा की बात करेंगे तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। और उत्तरी गोलार्ध की एक विशेषता ये है कि उत्तरी गोलार्ध पर 60% स्थलीय भाग है और 40% जलीय भाग है। ठीक है। मतलब समुद्र है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध 3 जुलाई के दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति की तुलना में ज्यादा गर्म होगा। ठीक है। मतलब उत्तरी गोलार्ध हमेशा ज्यादा गर्म रहेगा वनस्पत किसके, दक्षिणी गोलार्ध की। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ज्यादातर जो है जलीय सतह है, मतलब वहां पर ज्यादा भाग में क्या है, जल की मात्रा मौजूद है। ठीक है।
लैंड कम है, स्थल कम है, लेकिन वही हम लोग तुलना करें उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में 60% तो वहाँ पर लैंड है, और लैंड की विशेषता होती है कि वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है और बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। ठीक है, ये उसकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। ठीक है, हम मोटे तौर पे अगर देख लें इसको, तो हमको ये बात समझ में आती है कि जो स्थल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा जल की तुलना में कम है। और इस बात को ध्यान रखो कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर जो है वो लैंड मास है, मतलब वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा है और पानी कम है। उत्तरी गोलार्ध में पानी वाला क्षेत्र ज़्यादा है और ज़मीन वाला क्षेत्र कम है। ठीक है, कुल मिला के दक्षिणी गोलार्ध हमेशा ठंडा बना रहेगा, किसकी तुलना में, दक्षिणी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, और उत्तरी गोलार्ध हमेशा गर्म रहेगा, किसकी तुलना, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। कारण क्या है वो आपने देख लिया कि एक के पास में जमीन ज्यादा है और एक के पास में जलीय भाग ज्यादा है। ठीक है, फिर तीसरी चीज होती है सौर कलंक। ठीक है, जो सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है, हमने देखा कि कोर के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकाश मंडल में जो है कभी कभी गैसों के बीच, इस यहाँ पे जो गैसें पाई जाती हैं उन गैसों में कभी कभी जो है इसी कारण से क्या हो जाता है, आपसी क्रिया से, यानी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, इन गैसों में कभी आपसी क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, विस्फोट होने लगता है। क्या होने लगता है, विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में एक साथ ऊर्जा निकलती है। ठीक है, एक साथ ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा सीधे विकिरण के रूप में ज्यादा मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। और सूर्य में क्या बचेगा, प्रकाश मंडल वाले क्षेत्र में जब कहीं विस्फोट होता है तो वहां पर काले धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, इसको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। सूर्य पे क्या पाए जाएंगे, ब्लैक स्पॉट। जब जब भी सूर्य के प्रकाश मंडल में ब्लैक स्पॉट की संख्या बढ़ेगी तो उससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा सीधे कहाँ आएगी, हमारे पृथ्वी तक आएगी, जिससे पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब सूर्य पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, मतलब पृथ्वी ज्यादा मात्रा में हीट होने लगेगी। ठीक है, तो सौर कलंक के कारण जो है हमारी पृथ्वी पर सूर्य तप ज्यादा आएगा तो पृथ्वी का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सौर कलंक क्या है कि सूर्य के प्रकाश मंडल में गैसीय विस्फोट के कारण, क्या बोलेंगे हम, इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि सूर्य के प्रकाश मंडल में गैसीय विस्फोट के कारण जब अपार मात्रा में एक साथ ऊर्जा निकलकर पृथ्वी तक जाती है विकिरण के रूप में, तो उससे पृथ्वी को बहुत ज्यादा मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है और उस सूर्य तप की ज्यादा मात्रा आने से पृथ्वी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हीट या गर्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने देख लिया ये सौर कलंक। और सौर कलंक काले काले धब्बे पड़ते हैं। सौर कलंक जब आता है तो प्रकाश मंडल वाले भाग में क्या आ जाएंगे, पूरे ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस जब भी ब्लैक स्पॉट पड़ेंगे तो पृथ्वी पर सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। तो ब्लैक स्पॉट क्या होते हैं, गहरे शीतल रंग का क्षेत्र होता है। क्यों, ये तो विस्फोट कर रहे हैं, तो विस्फोट करने के कारण शीतल क्षेत्र होना नहीं चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि शीतल होता है। शीतल इसलिए होता है क्योंकि जब इससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकल जाती है तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊर्जा निकल गई तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ठंडा, इसलिए इसको शीतल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉट कैसा है, एक प्रकार का शीतल क्षेत्र होता है, मतलब सौर कलंक क्या है, एक प्रकार का शीतल क्षेत्र होता है। ठीक है, हम लोग मोटे तौर पे देखें तो सौर कलंक समानुपाती सूर्य तप, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे सौर कलंक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य तप भी बढ़ता जाएगा। और सौर कलंक क्या है कि प्रकाश मंडल में जब जब भी गैसीय विस्फोट होगा तो उसके कारण क्या होगा,
एनर्जी रिलीज होगी और बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ एनर्जी रिलीज होगी और वो सूर्य तप के रूप में विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचेगी और पृथ्वी को हीट कर देगी। ठीक है, फिर एक चीज और देखेंगे इसी में हम लोग, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं, फिर सौर कलन भी देख चुके हैं हम लोग। अब वायुमंडल का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, क्या देखना है अब हमको, वायुमंडल का क्या प्रभाव होता है। तीन चीजें इसमें है, एक है प्रत्यावर्तन, एक क्या है प्रत्यावर्तन है, एक इसी को परावर्तन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, परावर्तन। फिर एक पॉइंट होता है अवशोषण का और एक पॉइंट होता है आपका प्रकीर्णन का। ठीक है, ये भी सूर्य तप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रत्यावर्तन या परावर्तन क्या होता है। ठीक है, हम कुल मिला के किसके विषय में पढ़ रहे हैं कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला कारण क्या था, अक्षांशीय वितरण, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। फिर दिन और रात का प्रभाव भी हम लोग देख चुके हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी के विषय में भी हम लोग देख चुके हैं 3 जनवरी और 4 जुलाई वाले को। ठीक है, उसके बाद में हम सौर कलन के विषय में भी पढ़ चुके हैं। अब हम वायुमंडल का प्रभाव देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे परावर्तन के विषय में। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का धरातल है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी का धरातल है। उससे ऊपर ये हमारा 640 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बादल वगैरह होंगे। तो बादल में